अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल मेहमान रज़ा अहमद रूमी साहब। इनका मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला बहता पानी मेरे चैनल पर आने के लिए। हम बात करेंगे सिंगल नेशनल करिकुलम एजुकेशन के बारे में जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, और इनकी नज़र में अगर कोई दो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तो क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम किस तरह वर्ल्ड लेवल पर आगे कम्पीट कर सकते हैं। तो रज़ा साहब, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। वेलकम। तो पहले बात करते हैं, अगेन बिग क्वेश्चन है कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो गवर्नमेंट की तरफ प्रपोज हो रहा है, इज इट गुड बैड, आपकी नज़र में क्या है ये? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैंने सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, मैंने उसकी डिबेट्स उसके बारे में सुनी है, हम्म। मगर मैंने अभी उसका बिल्कुल जिसे कहते हैं तफसील में हर चीज नहीं उसकी पढ़ी। हम्म। ऑल्दो मेरे सामने है, अभी मैं सुबह देख ही रहा था आपकी वजह से। हम्म। देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे मुल्कों में है। बिल्कुल। और यूके में भी है, यूरोप के कई मुल्कों में है। बिल्कुल। और वो उसका जो पर्पस होता है, वो पर्पस बुनियादी तौर पर ये होता है, सारी बातें। एक तो होता है कि आप जो है बेहतर से बेहतर लर्निंग का एक एनवायरनमेंट मुहैया करें, बिल्कुल। ताकि बच्चे जो हैं वो उनकी नशोनुमा दिमागी जो है हम्म। वो अच्छे तरीके से हो। दूसरा कुछ उसमें ये भी आ जाता है कि नेशन बिल्डिंग का एक एलिमेंट आ जाता है कि अगर एक कौम को जैसे हर नेशन स्टेट करती है कि एक कौम को उन्होंने तैयार करना होता है, बच्चे जो हैं वो सारे एक ही फ्यूचर के लिए। तरह से पढ़ें और सोचें। और हमारे यहाँ तो चूंकि क्लास डिफरेंस भी बहुत है, और जो इसका पर्पस था, ये पीटीआई का नारा था कि उर्दू मीडियम स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम हम्म। स्कूल हैं, इंग्लिश हम्म। मीडियम के अंदर दर्जे हैं और मदरसों का है। और कुछ एक बहुत ही फॉरेन जो है, जिस तरह अमेरिकन स्कूल या बिल्कुल। शोफात लाहौर में, बिल्कुल। वो बिल्कुल एक अलग जगह पर हैं। तो हम्म। किस तरह से इनको हार्मोनाइज किया जाए। बिल्कुल। तो आइडिया, जो मकसद बुरा नहीं है, लेकिन हम्म। जिस तरह से इसको बनाया गया है, जो ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और उसमें प्रॉब्लम्स बुनियादी तौर पर दो ही मैं आपको बताऊंगा। बड़ी बिल्कुल। बिल्कुल। एक प्रॉब्लम तो जो है वो ये है कि उसमें लर्निंग का जो गोल्स हैं या लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके ऊपर तवज्जो जो है उस तरह से नहीं है जो कि होनी चाहिए। ओके। और दूसरी उसमें जो कि डॉक्टर परवेज हुडबॉय और डॉक्टर ए एच नैयर और हम्म। दीगर लोगों ने भी उसके ऊपर वो बिल्कुल, आर्टिकल पैगाम लिखा बनाए है हैं उन्होंने। कि बिल्कुल। उसमें बहुत ज्यादा मजहबी कंटेंट जो है वो बहुत ही कम उम्र में डाल दिया गया है। डाल दिया गया। तो जिसकी के शायद जरूरत उस तरह से नहीं थी। या ये कि आप जब मजहबी कंटेंट डालते हैं, अ, एक इस्लाम के हवाले से या कोई और मजहब भी हो, तो उसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी होती है, इतनी तनव्वु होता है हर मजहब के अंदर, कि आप सबका व्यू तो नहीं कवर कर नहीं पाते। कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब एक ऑनेस्ट ऑनेस्ट बात है कि आप किस तरह से आप एक करिकुलम के अंदर एक बच्चे को आप इस तरह से हर तरह के सेक्ट्स का या डिफरेंट प्रैक्टिसेस का, ये मतलब हर हर कंट्री में आप देखें तो एक अलग आपको झलक नजर आएगी इस्लाम। तो हाउ कैन यू कवर ऑल दैट इन दिस वन कोर्स? जी। तो बिल्कुल, तो वो मतलब वो डाइवर्सिटी का नहीं दिखाई दे रही। हम्म। और इसमें जो एक और अहम बात है कि रिसर्च ने ये शो किया है कि बच्चों को अगर इब्तदाई सालों में मादरी जबान में तालीम दी जाए, हम्म। पंजाबी में, सिंधी में, सराइकी में, बलोची में, पश्तो में, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, तो वो लर्निंग उनकी बेहतर तेज होती है। उनको मजीद और लैंग्वेजेस भी, उर्दू इंग्लिश बिल्कुल। दोनों सीखनी बिल्कुल। चाहिए, लेकिन जो इब्तदाई तालीम होती है वो मादरी जबान में होनी चाहिए। इसके ऊपर बड़ी डिबेट है पाकिस्तान में, बड़े बिल्कुल। सालों से लोग कह रहे हैं। और स्पेशली पंजाब में, जहाँ पे पंजाबी जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, मिडिल हम्म। क्लास के या हम्म। जो एफ्लुएंट तबका है, हम्म। वो पंजाबी को लुक डाउन करते हैं, वो पंजाबी को अहमियत नहीं देते। मैं भी तो यही कहने वाला था घरों कि में भी इंग्लिश नहीं बोलते। सुप्रीमेसी क्रिएटेड हो गई है हमारे यहाँ पे, कि हमारे यहाँ कराची में भी आप इंग्लिश जी, बोलते हैं तो भाई आपकी इज्जत है। अपने बच्चों को लोग कह रहे होते हैं कि इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में, उर्दू में नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उर्दू भी, मतलब उर्दू भी कुछ, हाँ चलिए, उर्दू तो ठीक है, हम्म। लेकिन ये भी एक एलिमेंट है ऐसा कि इसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। और बिल्कुल। गौरतलब बात है, मगर यही बात था कि हमारे यहाँ वो इम्पेरेटिव ज्यादा है नेशन हम्म। बिल्डिंग का, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती 72 साल के बाद अभी भी क्या जरूरत है। बिल्कुल। पाकिस्तान की रियलिटी है, उसकी एक जोग्राफिया है, उसमें जो है अब उसकी एक लोकल, रीजनल, हम्म। आलमी तौर पर एक पहचान है। तो बिल्कुल। अभी क्या इतनी जरूरत है कि आपने, ये तो 40s में, 50s में होता तो चलो समझ में आती। बिल्कुल। अब इस 21वीं सदी में तकाजे कुछ और हैं, और ये सिंगल नेशनल करिकुलम इन शॉर्ट उनको एड्रेस नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। मतलब एक कॉन्सेप्ट इज गुड, इफ आई एम गेटिंग इट राइट फ्रॉम यू, कि यस। कॉन्सेप्ट इज गुड होना, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में इस तरह फॉलो भी होता है, बट द वे इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ये एक सही नहीं बात, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
बिल्कुल। देखिए पेडागोजी जो होता है ना एक लफ्ज, हम्म, यानी कि तालीम देने का तरीका, लर्निंग का जो मेथड होता है, या हम्म, वो तरीका जिससे आप बच्चों को नए आइडियाज से रुशनास करवाते हैं, या हम्म, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग के जो स्किल्स हैं उनको बिल्ड करते हैं, हम्म, वो इसमें मिसिंग है। बिल्कुल। पेडागोजी तो देखिए ना, इसमें तो रट्टे का आंसर ज्यादा है कि आपने ये वाली चीज याद कर ली। यस, ऑलरेडी रट्टा सिस्टम जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है बिल्कुल, पाकिस्तान के तालीमी बिल्कुल, निज़ाम में। बिल्कुल। फ्रॉम क्लास वन से लेकर मास्टर्स तक या इवन प्रोफेशनल डिग्रीज तक ये रट्टा बिल्कुल, का कल्चर है डाटा कि वेरिएशन, आपने बिल्कुल। 20 सफ़े 30 सफ़े, जितनी आपकी मेमोरी अच्छी होगी, हाँ, जितना आपने रट्टा लगाया उतने आपके नंबर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इससे कैसे हमें मूव करना है, हमने सोचना कैसे सिखाना है। जी, बच्चे रंग से कुछ चीज पहचाने, अपना ब्रेन की डेवलपमेंट नशो नुमा हो, हुँ, क्योंकि इतनी यंग टेंडर एज होती है कि उस वक्त आपका ब्रेन जो है फिजियोलॉजिकली, यानी यानी कि हयातियाती एतबार से भी और नफ्सियाती एतबार से भी वो ग्रो कर रहा होता है। बिल्कुल। तो उसकी ग्रोथ को कैसे आपने जो है जिला देनी है, कैसे उसकी हुँ, नशोनुमा करनी है, हुँ, असल बात वो है। बिल्कुल। लेकिन वो कम है इसमें, और इसमें और तड़का और मसाला ज्यादा है जो हमारे यहाँ डाल दिया जाता है। आई लाइक द वे यू आपने जिस तरह से इसको एड्रेस किया, तड़का और मसाला, आई थिंक ये काफ़ी हद तक जो है ना हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसको कैटर करता है कि क्या हो रहा है हमारे करिकुलम के साथ। हम्म। बिल्कुल। चलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगेन जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपकी नज़र में अगर हम बात करें कि 2 अगर आपको टॉप ऑफ द प्रायोरिटी, टॉप ऑफ द लिस्ट 2 इक़दाम अगर उठाने हों गवर्नमेंट को एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए फॉर फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, पाकिस्तान का यूथ का फ्यूचर बनाने के लिए, तो वो क्या हों? देखिए, दो इकदामात जो है ना, पहले तो ये कि पाकिस्तान में तालीम का बड़ा देर से, कोई एक दहाई हो गए हैं, हम सुन रहे हुँ, एजुकेशन इमरजेंसी है, बिल्कुल। और डोनर से पैसे ले रहे हैं कि जी लिटरेसी बढ़े, हुँ, एक्सेस टू एजुकेशन बढ़े। उसके बावजूद करोड़ों बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम है। कभी वो फिगर आता है 25 मिलियन, 20 मिलियन, बिल्कुल, वो बदलता रहता है। अलगरज कहने की बात यह है कि 2 करोड़ के लगभग बच्चे जो हैं बिल्कुल। जिनको कोई स्कूल में होना चाहिए वो नहीं है। नहीं। अब वो क्यों नहीं है, इसके ऊपर गौरतलब बात है, क्या हुँ, उनके पास स्कूल मैसर नहीं है, क्या हुँ, स्कूल से माँ बाप को फायदा नहीं दिखाई देता, या बिल्कुल। गुर्बत है कि वो बच्चों को लेबर की तरफ लगाते हैं और हुँ, स्कूल भेजने को वो उससे कहते हैं रिटर्न्स, या उनको कुछ फायदा नहीं फ़ायदा हासिल नहीं होगा होगा। खानदान को। ये सारी बातें बहस तलब, इसमें बड़ा कुछ लिखा गया है, मुझसे बेहतर लोगों ने तहकीक की है। मगर और इसमें इतने पैसे गए हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं तालीम के सेक्टर में हर बिल्कुल। साल, और हो रहे हैं। लेकिन क्या मसला है कि गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं ना, यानी कि तालीम को जो निज़ाम है, हुँ, जो नीचे सतह तक जाता है, हुँ, वो उसमें गड़बड़ है, वो कॉलोनियल तर्ज पर है। मसलन चारों सूबे जो हैं पाकिस्तान में, उनकी जो सूबाई लेवल के ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, हुँ, वो जिम्मेदार है एजुकेशन चलाने का, बिल्कुल। प्राइमरी, सेकेंडरी हुँ, और टर्शरी हायर एजुकेशन बिल्कुल। जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और उसको चलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि हुँ, बलूचिस्तान में होंगे तो कोयटा में ब्यूरोक्रेट्स बैठे होंगे, और वो बिल्कुल, इकतदार का और ग्वादर का और तुर्बत का स्कूलों को चला रहे हैं। बिल्कुल, लाहौर में बैठे होंगे तो वो डीजी खान, बहावलपुर, बहावल नगर, या सिंध में होंगे तो कराची में होंगे तो वो खैरपुर को भी देख रहे होंगे, बिल्कुल, हाँ। बुशेर और फिरोज को देख रहे होंगे, लड़कानों को देख रहे होंगे। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हुँ, इसमें होता ये है कि वसाइल जो होते हैं वो सेंटर सूबे पे आते हैं, वो नीचे हुँ, ट्रांसफर नहीं होते। ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। तो जब जब अब वसाइल दो तरह के होते हैं। एक होता है सैलरी का बजट, यानी कि टीचर्स की सैलरी, लाखों टीचर है उनको देना है, देना अक्सर है। बजट वहां जाता है। एक होता है नॉन सैलरी। नॉन सैलरी सबसे अहम है। नॉन सैलरी का मतलब है ब्लैक बोर्ड, कुर्सियां, हुँ, हुँ, हुँ। मेजें, स्कूल की बाउंड्री वॉल, टॉयलेट, एनवायरनमेंट सारा वो बिल्कुल, एनवायरमेंट। बिल्कुल, अच्छा, बच्चे को टॉयलेट नहीं होगा, आपने देखा दरख्तों के नीचे, पेड़ों के नीचे तस्वीर आती है ना, बार बार लोग कहते बिल्कुल। हैं देखो देखो, रोना आता है, लेकिन उसकी उसकी रूट कॉज पे नहीं जाते। हुँ, उसका रूट कॉज ये होता है कि पैसे होते हैं सूबे में, वो अपनी मर्जी से नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को या डिविजन्स को या नीचे वो ट्रांसफर करते हैं। हुँ, उनकी ट्रांसफर होने तक, नीचे आने तक वो जो है, एक तो वक्त लगता है। दूसरा है कि जो क्वालिटी होती है, जो नीचे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जवाबदेही होनी हुँ, चाहिए। हुँ, अगर एक हेडमास्टर की, टीचर्स की, उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, लर्न क्यों नहीं कर रहे, आ नहीं हुँ, रहे स्कूल में, तो उनकी कोई जवाबदेही हो। वो जवाबदेही की तालीम को लोकलाइज करना पड़ेगा। लोकलाइज़ जैसे बिल्कुल, आप कनाडा में हैं बिल्कुल। गालिबन, मैं अमेरिका में उस वक्त, मैं पहले यूके में भी रहा हूँ, मैं और मुल्कों में भी रहा हूँ। मैंने इस सारे शोबे में इंटरनेशनल डेवलपमेंट में काम भी किया है। हुँ, और उसमें तालीम के लिहाज से सबसे बेहतर चीज ये होती है कि लोकल लेवल के ऊपर पेरेंट्स, हुँ, कम्युनिटीज जो हैं, वो इसको हैंडल करें। अब मेरा बच्चा यहाँ पे बिल्कुल, स्कूल में जाता था, अभी हाई स्कूल में उसने ग्रेजुएट किया है। माशाल्लाह। लेकिन वो मिडिल स्कूल में जो है, हमें बाकायदा हर 2 हफ्ते के बाद हमारी मीटिंग्स होती थी
पेरेंट्स की टीचर्स के साथ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। पेरेंट्स जो है वो आगे पूछते हैं बच्चे को, आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे, ये चीज पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, आपने ये बेल का टाइम क्या है, ये बाथरूम खराब है, ये फैसिलिटी नहीं ठीक। तो ये लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, यानी कि निचली सतह तक नहीं मुंतकिल करेंगे, ये निजाम के मसले रहेंगे। बच्चे भी स्कूल से बाहर रहेंगे, एजुकेशन की अफादियत जो है उसका भी कम से कम जो है वो मसला रहेगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। और जो आपने पूछा कि दो बड़े क्या मसले हैं, दूसरा जो मसला बड़ा अहम मसला मेरे नजदीक जो है वो जाहिर बात है, और ये मतलब ये देखे ना, ये वजह कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो एक ऐसे वक्त पे आया है कि जब आपके असली, अब आपने आदाद शुमार देखे होंगे कि आधे से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं पाकिस्तान में जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, नहीं है। बाउंड्री वॉल, अगर बिजली है तो बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है तो टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट नहीं है तो पीने का पानी नहीं है। अब देखें कि सिंध में, पंजाब में इतनी गर्मी होती है, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40, उसमें बच्चों को पानी चाहिए, साफ पीने का पानी। कई जगहों पे ऐसा फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, फिर उनको टॉयलेट चाहिए, ये मतलब उनकी ट्रेनिंग, उनकी नशोनुमा का हिस्सा है, ये हाइजीन प्रैक्टिसेस का हिस्सा है। अब सब कहते हैं हाथ धोएं, हम लेक्चर तो बहुत देते हैं, कहाँ हाथ धोएं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पे सही बात है। असल सिर्फ मैं खाली ऐड कर दूं कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स का मसला नहीं है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी ऐसे हैं, खैर कुछ नहीं, ज्यादातर जो मतलब अगर आप नेम ब्रांड प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ के आप कोई भी प्राइवेट स्कूल लेते हैं तो उनमें भी पानी का, कैंटीन जो है अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस पे होती है, और बाथरूम का एक बड़ा मसला है। तो सिर्फ ये गवर्नमेंट का इशू नहीं आती कि गवर्नमेंट का ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू चेक कि भाई जो प्राइवेट स्कूल है वो प्रॉपर्ली सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सॉरी, मैंने बीच में से खाली ऐड करना था। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं जो आपसे यही बात कहना चाहता था कि वो प्राइवेट स्कूलों में भी ये मसले हैं, और प्राइवेट स्कूलों की रेगुलेशन नहीं है। वहां पर वो आप देखें कि टीचर्स को वो कम से कम पे देते हैं, फीसें ज्यादा से ज्यादा हाई चार्ज करते हैं। एजुकेशन का निसाब वही है, क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो बिल्कुल एक माफिया की तरह है कि अगर कोई किसी को उनको चेक करे कि भाई आप 3 महीने स्कूल बंद रखते हैं, फीस क्यों ले रहे हैं हाई लेवल की, तो वो उनके जुलूस जलसे आ जाते हैं। तो हमने वो रेगुलेशन का मैकेनिज्म भी नहीं है, उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो लाजमी है, और कम्युनिटी की, यानी कि एक मोहल्ला जो होता है, या मोहल्ले होते हैं, या गांव होता है, या गांव के अंदर एक यूनिट होता है, जो भी मुख्तलिफ उसके नाम होते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, उनकी शमूलियत जरूरी होती है। स्कूल कहाँ बनेगा? अब स्कूल बनाने का भी होता है कि अक्सर स्कूल जो है वो सियासी बुनियादों पर बने हुए हैं, कोई दूर है बहुत ज्यादा, बच्चियां नहीं जा सकती, कोई माँ बाप अपने बच्चों को 1 मील दूर या 1.5 मील दूर या 2 मील दूर नहीं भेजेगा, कि वो उनको तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। इस पर तवज्जो होनी चाहिए थी, वो नहीं। तवज्जो ये होनी चाहिए कि जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको अंदर डालें, और जो पढ़े हैं उनकी क्वालिटी बेहतर करें। इसके बरक्स ये एक नई डिबेट हम होनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो कही वो करिकुला की बात है। करिकुला की बात, वो वहां पे वही बात आ जाती है कि देखें, एक तो ये करिकुला जो है वो रट्टा को एनकरेज करता है। मैं खुद उस नाम में पढ़ा हूँ, 10वीं तक तो मैंने 9वीं 10वीं तक तो मैंने यही कुछ पढ़ा था कि आप याद करते थे, पेजेस खोलते थे, कॉपी खोलते थे, और रट्टा लगाना शुरू कर देते थे। ऐसे हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी तो आपके अच्छे नंबर, माय हाउस, माय मदर, माय हॉबी, वो आप लिखते थे, टीचर ने या पेरेंट ने करेक्ट किया था, आप उसको ज़बानी याद कर रहे थे। तो उर्दू का मजमून भी ऐसे होता था। मश्क नंबर 4 का 4.8 का जवाब जो है वो 19 है, यानी कि आपके जहन में ये मैथ नहीं, आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, ब्रेन को यूज नहीं करना, आपको ये पता है कि इसका जवाब ये। कल एक चीज और ऐड करूं कि एक चीज हम बचपन में पढ़ते थे, ब्यूटीफुल सनी डे। कल मुझे समझ नहीं आई ब्यूटीफुल सनी डे, यार हम तो कराची में रहते हैं, धूप से बच रहे होते हैं, बारिश में बाहर होते हैं, तो बारिश का हमारे खाने बाहर मुझे समझ आया कि वो क्यों कहते हैं निसाब कहीं और से कॉपी पेस्ट करके लाए, हम भी वही याद किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रट्टा कल्चर है। रट्टा कल्चर, तो रट्टा जो होता है वो तोते बनाता है, वो थिंकिंग इंडिविजुअल्स नहीं बनाता, वो जिम्मेदार शहरी नहीं बनाता, वो सवाल करने वाला दिमाग नहीं तैयार करता। और यही वजह है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इतनी मेहनत भी करते हैं, और लेकिन जब वो ये प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ आते हैं या सीएसएस की तरफ आते हैं, तो वहां पे वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम ने उनको तैयार नहीं किया होता। तो एक तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और पेडागोजी की जो बात है, उनकी आपकी ज़हन की कैसे तैयारी की, जो मैं पहले बात कर रहा था, वो निसाब में नहीं है, और उसको नहीं हम ठीक कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ कोशिश की है, लेकिन वो नहीं भाग रही। दूसरा इसमें जो मसला है वो है बहुत ज्यादा एक आइडियोलॉजी या नजरिया जो है उसको सिरायत किया हुआ है।
यानी कि 1980s में जब जनरल ज़ियाउल हक इस मुल्क के हुक्मरान थे, हमारे मुल्क के, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को जिहाद की अहमियत बताई जाए। अच्छा, इस अंग्रेजी में भी इस्लामियात के हवाले, उर्दू में भी मजहब के हवाले, माशरती उलूम में भी मजहब के हवाले, साइंस में भी मजहब के हवाले। मतलब ये कि अजीबो गरीब एक आप मजहब एक अलग मौजू है, आप बच्चों को बिल्कुल पढ़ाएं, दीनी तालीम दें, अच्छे अखलाकियात की तालीम दें। उसके बाद सिविक्स होता है, सिविक्स का मजमून भी खत्म कर दिया था बहुत जगहों पे। सिविक होती है कि आपको कैसे जिम्मेदार शहरी बनना है, नेबर्स का कैसे ख्याल करना है, बड़े छोटे की तमीज कैसे करनी है, किसी की मदद कैसे करनी है, लाचार की मदद कैसे करनी है, डिसेबल्ड पर्सन के साथ क्या करना है, ये चीजें। तो उससे क्या हुआ कि एक जनरेशन हमने 80s के बाद, एक से अब तो दूसरी वो जनरेशन है जो हमने क्रिएट कर दी है, जो कि एक माइंडसेट रखती है जिसमें कि ये बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, मुसलमान सबसे अफजल और सुपीरियर हैं, और नॉन मुस्लिम या काफिर जो हैं वो इंफीरियर हैं, और वो जहन्नुम में भी चले जाएं, उनको मार भी दें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इसलिए आप देखिए जब ये मर्डर्स होते हैं ब्लास्फेमी के नाम पर, या अक़लियतों के साथ जो जुल्म होता है, नॉन मुस्लिम अक़लियतें और मुसलमानों के अंदर जो मुस्लिम अक़लियतें, तो आपके बहुत सारे नौजवान लोग जो हैं वो ये देख नहीं सकते कि वायलेंस बुरी चीज क्यों है। वायलेंस एक बुरी चीज है। तशद्दुद पे मबनी माशरा जो है वो उसका शिराजा बिखर जाता है, क्योंकि आपको तशद्दुद जो है वो उसका कंट्रोल सिर्फ रियासत के पास होता है। इवन इन मैं अगर जो उससे भी मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन चलिए ये स्टेट की थ्योरी है कि स्टेट के पास एक अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है मोनोपोली ओवर वायलेंस, यानी कि तशद्दुद के ऊपर अजारादारी। पुलिस, मिलिट्री, एफसी, रेंजर्स, कांस्टेबलरी, ये इनके पास डंडा है। ये आप और मैं डंडा नहीं उठा सकते। अगर आप और मैं उठाएंगे, हम कानून को कानून शिकनी करेंगे। अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो आपको फांसी लगवा दे, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि रहीम तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारे पीछे जो किताबें हैं वो मुझे गलत दिखाई दे रही है, इसलिए मैं तुम पर ये साबित करता हूँ हुक्म। ये चीजें सारी एजुकेशन से आ रही हैं, और उसमें ग्लोरीफाई किया हुआ है कॉन्करर्स को और इस तरह के कैरेक्टर्स को। मोहम्मद बिन कासिम को जो है पाकिस्तान का फाउंडर दिखाया गया। मैं तो यही मुझे याद है, हमने पढ़ा था कि जी वो जिस दिन आया तो पाकिस्तान बन गया पहला। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान नहीं था। जब इस्लाम फैला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो यहाँ से हमारे खित्ते में बड़े सगीर हिंदो पाक में मुसलमान आगे ट्रेड करने के लिए, और वो साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और कोस्टल जो साहिली इलाके थे इंडिया के, वहां पर आके उन्होंने अपने डेरे डाल लिए। वो पहले मुझसे मौजूद थे। मोहम्मद बिन कासिम को वो तो आया बाद में, और वो आया जैसे भी आया बेचारा, वो मतलब यंग 17 का कहते हैं, 17-18 की उम्र थी, जो भी है वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है। इस तरह होती है। वो अरब एक एम्पायर थी, बहुत बड़ी एक सल्तनत थी, वो फैल रही थी, उसका एक हिस्सा थे, एक जो है नुमाइंदे के तौर पर आए, लेकिन उनका मिशन इस्लाम फैलाना नहीं था। महमूद गजनवी का मिशन इस्लाम फैलाना नहीं, वहां से सोना लेने आए थे। अब बच्चों को अगर आप ये बता देंगे कि मुसलमान एक जंगजू है और उसका मकसद फतह करना है और दुनिया को काफिरों को सिर नगू करना है, तो वो बच्चा बड़ा तो यही सोचेगा ना, यही होगी कि मैं कैसे काफिर को मुसलमान करूं या इसको सिर नगू करूं। हालांकि 21वीं सदी में ये चीजें तो जरूरी नहीं है। 21वीं सदी में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इनोवेशन, आप जो करें चीजें वो मैटर करती हैं। वो हमने ऐसा किया कि हमने उनको बिल्कुल मिसलीड किया है अपनी जनरेशन को, और ये निसाब जो है, इसी वजह से इस निसाब को यकसर बदलने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वक्त आया कि जब हमने सोचा नए पाकिस्तान में एक मदीना की रियासत बन गई है तो वो सब कुछ बदल देगी। वो रियासत वही कर रही है जो पहले होता है। सही बात है, ठीक है ना। तो इसलिए डिसअपॉइंटिंग चीज है कि अभी हमें ये सोचना है कि बच्चे जब छोटे 8 साल के हों, 7 साल के हों, 10 साल के हों, 12 साल के हों, वो सवाल का जवाब बनाएं, वो मैथ्स के ज़हन इस्तेमाल करें, वो साइंस में दिलचस्पी लें कि आखिर ये जो हवा है ये कैसे चल रही है, सूरज क्यों इतना तेज चमकता है, ठीक है ना, या चांद जो है वो कभी छुप जाता है, कभी नहीं सामने आता, क्या वजह है, ठीक है ना। आस्किंग क्वेश्चंस, मेरे ख्याल है हम सवाल पूछने का कल्चर क्रिएट करें। हाँ, क्यूरोसिटी बड़ी एजुकेशन में बुनियादी चीज होती है, क्यूरोसिटी। यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहूँ कि ये जो आप मुझे ये जिस टेक्नोलॉजी के जरिए आप मेरे सामने आ रहे हैं, ये कैसे हो गई है। लोग मुझसे पूछते हैं, जो लोगों को नहीं जूम का पता, वो कहते हैं अच्छा आप लोग तो 7 साल बैठे होते हैं, कैसे होता है। ये क्यूरोसिटी है, बेसिक जबिल्लत है, इंस्टिंक्ट है। तो इसको उभारे नौजवानों में, बच्चों में, ताकि वो साइंसदान बने, वो इजादात करें, वो मुज्जिद बने, वो जंगजू ना बने, ठीक है ना। क्योंकि वो अगर 21वीं सदी में ऐसा बनेंगे
तो वो नई इनोवेशंस लाएंगे, वो मुल्क की तरक्की करेंगे, माशी तरक्की होगी, उनकी फैमिलीज बेहतर होंगी, मुल्क का फायदा होगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने वो एक अजीबोगरीब एक नस्लें पैदा कर रहे हैं कि जो कि ज़हनी तौर के ऊपर वो क्यूरोसिटी से आ रही नहीं है, उनको जो बताया जाता है वो सुन के उसको समझ लेते हैं कि जी उनको अगर मैं कहूँगा रहीम जो है वो गलत लड़का है, बार-बार ट्रोल करूँगा सोशल मीडिया पे, तो कहेंगे हाँ, ये तो गलत है। अभी आई एम श्योर आपको कमेंट्स आएंगे इसके नीचे, बिल्कुल, हाँ, वो कहेगा कि ये है तो ऐसा है तो वैसा है, तो ये सारा वहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। नहीं, मैंने परवेज़ बॉय साहब के जो आर्टिकल था उस पे भी मैंने एक वीडियो की थी, तो उस पे भी बिल्कुल इस तरह के कमेंट्स आए थे एंड आई नो, लेकिन अब क्या करें, बात तो सच है। बहता पानी का भी यही मकसद है कि मैं करियर से बात करता हूँ, एजुकेशन पे बात करता हूँ, एथिक्स से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हमें इस चीज़ को फोकस रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरे चैनल का भी यही मकसद है और इसलिए मैं इस चीज़ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एज़ अ हॉबी इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो रज़ा साहब, थैंक यू अपना टाइम निकालने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इतना वक़्त निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। और इसके साथ हम अभी अपनी वीडियो एंड करते हैं। कोई भी सवालात हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, फील फ्री टू राइट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो और खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आने वाले सरप्राइज़ेज़ को एन्जॉय करें। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।